हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अध्याय 6 जो कि 61 से लेके 90 तक है को बता रही हूँ। मैंने पहले आपको बता दिया है कि समन क्या होता है, समन के बारे में सारी सब कुछ मैंने बता दिया है। वारंट के बारे में बता दिया है सारे क्वेश्चन, और उद्घोषणा और कुड़की के बारे में बता दिया। तो कुड़की में मैंने आपको बताया कि कुड़की होती क्या है, किस शपथ की होती है, उसके तरीके क्या हैं। अब आइए देखिए कुड़की के बाद की प्रक्रिया। मैं बताऊंगी कुड़की के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, दावे आपत्ति कैसे की जाती है, कुड़की की निर्मुक्ति और विक्रय या वापस कैसे होता है, कुर्की की संपत्ति को वापस करने के लिए आवेदन अगर नामंजूर हो जाता है तो उसकी अपील कैसे होती है। ये सभी कुछ इसी वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए प्लीज मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करिए। ठीक है, आइए देखिए कुड़की के बाद की प्रक्रिया, जिसके बारे में प्रावधान जो है धारा 84, 85 और 86 में की गई है। 84, 85 और 86 में किया गया है कि कुड़की के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 84। 84 क्या कहता है कि कुर्की के बारे में जो दावे हैं या आपत्ति है उसके बारे में प्रावधान करता है। तो जब हम 84 देखते हैं तो इसमें 4 चीजों का वर्णन किया गया है। क्या? तो दावा कौन कर सकता है, दावा कब किया जा सकता है, दावा कहाँ किया जा सकता है, और दावे आपत्ति की जांच कौन करेगा। क्या कह रहा है? पहला कि दावा कौन कर सकता है, दूसरा है कि दावा कब किया जा सकता है, और दावा कहाँ किया जा सकता है, और दावे आपत्ति की जांच कौन कर सकता है। तो सबसे पहले जो है कि दावे आपत्ति कौन कर सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि दावे और आपत्ति कौन कर सकता है, इसके बारे में जो 84 की 1 है वह प्रावधान करती है कि हु कैन मे क्लेम एन ऑब्जेक्शन, कौन कर सकता है। तो 84 में 83 के अंतर्गत जारी की गई जो उद्घोष जब कुर्की की जाती है 83 के अंतर्गत, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो उद्घोषित अपराधी जो है उससे भिन्न हो। क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो कि उद्घोषित अपराधी से भिन्न हो, जिसका कि इस संपत्ति में कोई हित हो। क्या कह रहा, कौन कर सकता है? तो उद्घोषित अपराधी या फरार व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी उस संपत्ति में हित हो। तो एक बात क्लियर हो गई कि दावे आपत्ति कौन कर सकता है। तो जो फरार व्यक्ति या उद्घोषित व्यक्ति है उससे भिन्न कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसका उस संपत्ति में हित हो। अब जो है क्या कहते हैं कि कुर्की की गई संपत्ति के बारे में जो दावे या आपत्ति है वह वही व्यक्ति कर सकता है जो कि उद्घोषित अपराधी से भिन्न है या फरार व्यक्ति से भिन्न है जिसका ऐसी संपत्ति में हित है। अब क्या है कि एक बात और पूछा जाता है इसी में कि अगर मान लीजिए दावे आपत्ति करने वाला व्यक्ति जो है आपत्तिकर्ता या दावेदार, उसकी मृत्यु हो जाती है तो कौन कर सकता है। अगर जो है दावेदार या आपत्तिकर्ता की जो कि टाइम पीरियड है 6 माह, उसके भीतर ही मृत्यु हो जाती है तो किसी भी दावेदार या आपत्ति का जो विधिक प्रतिनिधि है उसको चालू रख सकता है। मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति जो कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का विधिक प्रतिनिधि है उस दावे या आपत्ति को चालू कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो पहला तो वही फरार व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति या उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति जिसका ऐसी संपत्ति में हित है दावा कर सकता है। दूसरा यह कि अगर जो है दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु 6 माह के भीतर हो जाती है तो कोई भी उसका दावेदार या आपत्ति कोई भी उसका जो विधिक प्रतिनिधि है वह चालू रख सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दावा कब किया जा सकता है। तो इस बात को भी जो 84 की उपधारा 1 है इसी में बताया गया है कि यदि 83 के अंतर्गत कुर्की की गई संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई भी दावा या आपत्ति कर सकता है। क्या कह रहा है? 6 माह के भीतर। अब कह रहा है कि दावा कब किया जा सकता है, तो 6 माह के भीतर किया जा सकता है।
ठीक है, एक केस आई थी चंद्रशेखर शास्त्री बनम स्टेट की 1978 में। क्या क्या कह रहा है कि 6 माह के बाद तो दावा किया ही नहीं जा सकता। मतलब चंद्रशेखर शास्त्री बनम स्टेट के मामले में कहा कि 6 माह के बाद तो दावा किया ही नहीं जा सकता। अब ये क्वेश्चन हो गया कि कब किया जा सकता है, तो कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर किया जा सकता है। अगर उसमें बता दिया कि 6 माह के भीतर अगर दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो दावेदार आपत्तिकर्ता का कोई भी विधिक प्रतिनिधि उसे चालू रख सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि दावा कहाँ किया जा सकता है। मैंने बताया कि जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दावा कहाँ किया जा सकता है। तो 2 दशाएं हैं इसमें। जो 84(1) है वह प्रावधान करती है कि इस 84(1) के अधीन दावे या आपत्ति उस न्यायालय में किया जा सकता है जिसके द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया है। मतलब कह रहा है कि उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अगर जिले में ही की जानी है तो उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया है। फिर कहता है परंतु यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो कि 83 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्की की जाएगी। अगर कह रहा है कि अगर क्या है कि अगर दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो कि 83 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्की की जाएगी तो उसके बारे में दावा या आपत्ति जिले के जिसमें कुर्की की जानी है सीजीएम के न्यायालय द्वारा की जाएगी। मतलब क्या कह रहा है कि अगर दावा या आपत्ति उसी जिले संपत्ति ऐसे उसी जिले में स्थित है तो दावा या आपत्ति उस न्यायालय में की जाएगी जिसके द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया है। परंतु यदि जिले से भिन्न किसी जिले में संपत्ति स्थित है तो कह रहा है दावा या आपत्ति ऐसे न्यायालय के बारे में जो कि 83 की 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश द्वारा कुर्की की गई है तो ऐसे दावे या आपत्ति उस जिले के जिसमें कुर्की की जानी है सीजीएम के जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा उसमें की जाएगी। अब चौथा क्वेश्चन आता है कि दावे आपत्ति की जांच कौन करेगा। तो कह रहा है कि दावे आपत्ति की जांच कौन करेगा, इसके बारे में प्रावधान हम देखते हैं। तो जब 83 की उपधारा 3 देखते हैं तो उसमें यह प्रावधान किया गया है। क्या कहा गया है कि प्रत्येक ऐसे दावे आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें कि किया गया था या की गई थी। मतलब क्या कह रहा है कि दावे आपत्ति की जांच कौन न्यायालय करेगा जिसके द्वारा वह आदेश दिया गया था या की गई थी। ठीक है, लेकिन कह रहा परंतु यदि सीजीएम के न्यायालय में किया गया था या की गई थी तो निपटारे के लिए अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है। क्या कह रहा है, दावे आपत्ति की जांच कौन करेगा तो उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा वह दिया गया है, आदेश दिया गया है या दी गई है। या फिर कह रहा है कि अगर जो सीजीएम के कोर्ट में किया जाता है तो निपटारे के लिए क्या करेगा, अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है। अब क्या कह रहा है कि एक बात और इसी में कह रहा है कि कोई न्यायालय जो 84 की उपधारा 4 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति कोई दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर देता है तो ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर इस अधिकार को सिद्ध करने के लिए कोई दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है वाद संस्थित कर सकता है, किंतु यह आदेश उस ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। क्या कह रहा है कि अगर कोई दावा या आपत्ति उपधारा 1 के अधीन किया गया है, आदेश को पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है तो ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है वह संस्थित कर सकेगा। सिविल कोर्ट में क्या करेगा, वह संस्थित कर देगा। फिर क्या कह रहा है कि वह संस्थित कर सकता है किंतु आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन निश्चयक होगा। अगर जो आदेश होगा वह परिणाम के अधीन निश्चयक होगा और उसकी कोई अपील नहीं होगी, पुनरीक्षण कराया जा सकता है।
मतलब यह कि जांच के बाद ऐसे दावे के पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसे नामंजूर करता है तो 1 वर्ष के अंदर सिविल कोर्ट में क्या करेगा, वाद प्रस्तुत करेगा और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जो निर्णय होगा वह अंतिम निश्चायक होगा और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, पुनरीक्षण हो सकता है। इस तरह मैंने आपको 84 बताया कि कुर्की के बारे में दावा और आपत्ति कैसे की जाएगी। अब आ जाइए 85 क्या कहता है। 85 कहता है कि कुर्क संपत्ति का जो कुर्क की गई संपत्ति है उसकी निर्मुक्ति करना, विक्रय करना और वापस करना। क्या है कि कुर्क की गई संपत्ति को क्या करता है, निर्मुक्ति करता है, विक्रय करता है और वापस करता है। इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो क्या है, तो कह रहा है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में भी निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय ऐसी संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश दे देता है। क्या कह रहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो उद्घोषणा में समय दिया गया है उस समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, कुर्की से निर्मुक्ति का आदेश दे देगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि कुर्की को निर्मुक्त का आदेश देगा। फिर उपधारा 285 कहती है यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता। अब हाजिर नहीं होता तो क्या होगा, क्या था कि हाजिर हो जाता है तो क्या होता है और फिर हाजिर नहीं होगा तो क्या होगा। तो हाजिर हो जाता है तो बताता है कि जो हाजिर हो गया तो आदेश जो कुर्की का आदेश दिया गया था वो कुर्की से निर्मुक्त का आदेश दे दिया जाएगा। संपत्ति की को कुर्की से निर्मुक्ति का आदेश दे दिया जाएगा। यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के बेनाधीन रहेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह के अवसान हो जाने पर तथा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकेगा। किंतु अगर यदि वह शीघ्रतया या प्रकृतिया क्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा तो वह उन दशाओं में किसी भी न्यायालय यदि ठीक समझता है तो विक्रय करा सकता है। क्या, तो कह रहा है कि अगर उद्घोषित व्यक्ति निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता तो विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह के अवसान होने पर कर दिया जाएगा या फिर 84 के तहत अगर निपटारे हैं तो उसके तहत किया जाएगा। लेकिन इसके 2 अपवाद बताता है। क्या कि अगर संपत्ति क्या है, प्रकृतिया क्षयशील है या न्यायालय के राय में जो विक्रय है वह स्वामी के हित में होगा तो न्यायालय क्या करेगा, विक्रय का आदेश कभी भी दे सकता है। ठीक है, उपधारा 2 हो गई। अब उपधारा 3 कहती है कि कुर्की के आदेश के 2 माह के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के बेनाधीन है या रही है तो उस न्यायालय के समक्ष उसके आदेश के वह संपत्ति कुर्की की गई थी और उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय के अधीनस्थ है स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय को यह समाधान रूप से साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन के बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था और यह कि उद्घोषणा की उसकी सूचना नहीं मिली थी जिससे कि वह विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाए तो वह ऐसी संपत्ति का और यदि विक्रय कर दी गया है तो विक्रय के शुद्ध आगम का और यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम और अवशिष्ट संपत्ति की कुर्की के परिणाम स्वरूप उपागत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे वहन कर दिया जाएगा। फिर उपधारा 3 कहती है कि अगर वो क्या है कि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर ऐसा व्यक्ति हाजिर हो जाता है और जो कि क्या करता है कि ऐसा व्यक्ति हाजिर हो जाता है और
स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ के लाया जाता है या उपस्थित हो जाता है और न्यायालय को यह समाधान करा देता है कि वह वारंट के लिए नहीं बच रहा था या उसे जो है उद्घोषित उस घोषणा की सूचना नहीं थी, तो अगर वह संपत्ति विक्रय कर दी गई है तो उसका या तो पूरी तरह से या उसका कोई भाग, तो वो क्या करेगा, विक्रय के शुद्ध आगम में से खर्च को निकाल करके उसे वह संपत्ति वापस कर दी जाएगी। पहला कहता है कि अगर विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो क्या करेगा, उद्घोषणा में जो विनिर्दिष्ट समय है उसके अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति की कुर्की से निर्मुक्ति का आदेश दे देगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर वह व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो क्या करेगा, तो कह रहा है कि अगर हाजिर नहीं होता है तो 6 माह के विक्रय की तारीख कुर्की की तारीख से 6 माह के अंदर अवसान होने पर वह क्या करेगा, उसके निपटारे के लिए जो है उसका विक्रय कर देगा तो सॉरी अगर सरकार वो क्या कर रहा है कि अगर वो जो हाजिर नहीं होता तो कुर्की संपत्ति राज्य सरकार के बयानाधीन होगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह के अवसान पर कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर वो संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृतिया क्षयशील है तो स्वामी के फायदे के लिए क्या करेगा, उसका विक्रय कर देगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर वो 2 वर्ष के अंदर आ जाता है और यह कोर्ट को यह समाधान करा देता है कि वह वारंट के लिए नहीं बच रहा था और या तो आ जाता है या उसे पकड़ कर लाया जाता है या न्यायालय में यह समाधान करा देता है कि वह जो है वारंट के प्रयोजन से नहीं वारंट के निष्पादन के प्रयोजन से नहीं बच रहा था और उसे न ही उद्घोषणा की सूचना मिली थी, तो क्या होगा कि अगर वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगम को या उसका कोई भाग विक्रय कर दिया गया है तो उसमें से जो भी खर्च है उसका चुकाकर उसे उस संपत्ति को परिधान कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने आपको 85 बता दिया। अब 86 क्या कह रही है, धारा 86 कहती है कि कुल संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश की अपील। अगर क्या है कि कुर्क की ये संपत्ति की वापसी के लिए कोई आवेदन किया गया है और आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है तो आदेश की अपील के बारे में प्रावधान करता है। क्या कह रहा है कि धारा 85 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संपत्ति या विक्रय के आगम के परिधान से इंकार करने से व्यथित है उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय का दंडादेश के सामान्यतः अपील होती है। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कि 85 की उपधारा 3 के अधीन अगर उसने क्या किया है कि संपत्ति या विक्रय के आगम को परिधान करने से व्यथित है तो वह क्या करेगा कि वह अपील उस न्यायालय में कर सकता है जिसमें कि ऐसे मामलों की सामान्यतः अपील होती है। इस तरह मैंने आपको 86 बताया, तो मैंने आपको 84 बताया, 85 और 86 बताया कि कुर्की की बाद की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, कैसे कुर्की के बाद क्या होता है, यह सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एक बात और रह जाती है कि मैंने बताया था कि जो आदेश की अपील नहीं होती है, पुनरीक्षण होता है, जो 84 के अंतर्गत मैंने बताया कि यदि न्यायालय में उसके दावे को अस्वीकार कर दे तो वह ऐसे आदेश के 1 वर्ष के भीतर ऐसा व्यक्ति दावे को स्थापित करने के लिए सिविल वाद ला सकेगा। तो जो आदेश होगा वह निश्चायक होगा, तो उसके संबंध में कोई अपील नहीं होगी बल्कि पुनरीक्षण हो सकती है। तो इस बात को किस केस में कहा गया था, तो कह रहा है कि 84 के अधीन जो आदेश है उसका पुनरीक्षण हो सकता है। ऐसे मत का बेनिश्चय एक वाद में कहा गया था जिसका नाम पवन कुमार बनाम राज्य, हामिद खान बनाम राज्य, 2 केस थे, पवन कुमार बनाम राज्य, हामिद खान बनाम राज्य 1957 का जो है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैंने एक बार 84 फिर से बता दे रहे हैं कि क्या कह रहा है कि अगर 83 के अधीन कुर्की की संपत्ति के बारे में कह रहा है कि कुर्की कर ली गई है तो कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है यह आपत्ति उसका उस संपत्ति में हित है और यह आपत्ति कर सकता है कि ऐसी संपत्ति को उसे प्रदान कर दी जाए।
ठीक है, लेकिन 6 माह के भीतर ही हो। लेकिन कह रहा है कि अगर जो आप दावे या आपत्ति करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका विधिक प्रतिनिधि उसे चालू रख सकता है। इसके परंतु कहता है एक का। दूसरा कहता है कि दावे या आपत्ति उस न्यायालय में किया जाएगा जिसके द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया है, या फिर कह रहा है या उस न्यायालय में किया जाएगा जो 83 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्की की गई है। तो उस जिले के जहां पे कुर्की की जानी है वहां के सीजेएम के न्यायालय में किया जाएगा। 3 कहता है कि यदि दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा वह जारी की गई है, और यदि सीजेएम के कोर्ट में किया गया है तो वह अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है दावे या आपत्ति की जांच करने के लिए। फिर उपधारा 4 कहती है कि कोई व्यक्ति दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है तो ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर ऐसे अधिकार को सिद्ध करने के लिए कोई वाद संस्थित किया जा सकता है। ऐसे संपत्ति के बारे में कोई वाद संस्थित किया जा सकता है सिविल कोर्ट में, और किंतु ऐसा आदेश वाद का यदि कोई हो परिणाम के अधीन निश्चायक होगा। तो कह रहा है कि जो अगर दावे आपत्ति की गई है और दावे आपत्ति को क्या किया जाता है, नामंजूर कर दिया जाता है या पूर्णतः या अंशतः, तो ऐसा व्यक्ति जो आदेश की तारीख है उससे 1 वर्ष के भीतर अपने अधिकारों को सिद्ध करने के लिए दावे या आपत्ति को सिविल कोर्ट में संस्थित कर सकता है। फिर क्या कह रहा है कि 1 वर्ष के भीतर कोई भी वाद ला सकता है सिविल कोर्ट में। तो कह रहा है कि जो ये जो आदेश होगा यह परिणाम के अधीन निश्चायक होगा, इसका जो है कोई भी अपील नहीं होगी। जबकि 84 के अधीन जो पारित आदेश है उसका पुनरीक्षण हो सकता है। इसके संबंध में केस क्या है, पवन कुमार बनाम राज्य, हामिद खान बनाम राज्य। इस तरह मैंने आपको बताया कि 84 में कुर्की के बारे में दावे आपत्ति के बारे में प्रावधान है। 85 में है कुर्की की ये संपत्ति की निर्मुक्ति, विक्रय या वापस करना, और 86 में है कि अगर कुर्की संपत्ति की वापसी के लिए जो आवेदन किया गया है उसे नामंजूर करने पर आदेश की अपील कहाँ होगी। सामान्यतः जिस कोर्ट में अपील होती है उसी कोर्ट में होगी। इस तरह मैंने आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और नहीं अच्छी लगती है तो प्लीज डिसलाइक कर दीजिए और मुझे सजेशन बताइए कि कैसे मैं आपको पढ़ाऊं कि जो आपको अच्छा लगे। जबकि मैंने एक खंड को बहुत ही क्लियर बताया है और 2 बार बताया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया। इस तरह में ठीक है, धन्यवाद। मेरी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।